आपने ये कहावत तो सुनी होगी, आप बैल मुझे मार या अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। इस मुहावरे को अमली जामा किसी और ने नहीं बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को पहनाया, जिसे उन्होंने अमरीका की आज़ादी का दिन करार दिया, जब उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड यानी कि 100 ममालिक के ऊपर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की और 60 ममालिक ऐसे जिनके साथ अमरीका का तिजारती खसारा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन पर इजाफी टैरिफ आयद किया। और उनके इस फैसले के नतीजे में दुनिया भर में एक भूचाल आ गया। एशिया से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका, तमाम जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई और फिर जो अमरीकी सदर ट्रंप को एक यू टर्न लेना पड़ा। सिवाय चाइना के बाकी तमाम ममालिक के ऊपर जो उन्होंने इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी आयद की थी उसको 90 दिन के लिए उन्होंने मौखर कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। जो असल लड़ाई है इस वक्त शहबाज, वो हो रही है अमेरिका और चीन के दरमियान। और आज जो डेवलपमेंट हुई है कि जो पहले 84% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की थी अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उसको बढ़ाकर उन्होंने अब 125% कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने दूसरी तरफ 145% ड्यूटी आयद की है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसमें नुक्ता है, जो उनकी वजारत तिजारत की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि ये मज़ा खेज बात है, ये सिर्फ नंबर्स की गेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और हम अब इस नंबर गेम में मज़ीद नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब है कि वो मज़ीद इस तरह की ड्यूटी तो इम्पोज नहीं करेंगे अमरीकी गुड्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चीन वो तमाम टूल इस्तेमाल करेगा जिससे अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब सबसे आम सवाल इसमें यही है कि हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट, कि कौन पहले अपनी जो पलक झपकता है। जो चाइना है उसने तो बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। देखिए कामरान, ये एक ऐसा वाकया है जो इंटरनेशनल जो हिस्ट्री लिखी जब जाएगी तो उसमें इसको हमेशा एक अमेरिका के इरेशनल एक्ट, एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ जिसके ऊपर अमेरिका ने खुद कदम रखा और खुद इसके ऊपर चल के आगे बढ़ा, इन अल्फाज के अंदर इसको याद किया जाएगा। और जिस तरीके से ग्लोबल इसके ऊपर रिएक्शन आया, वो इस चीज़ को कंफर्म करता है कि अमेरिका जो है अब एक ग्लोबल पावर नहीं है। अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर। और यही वजह थी कि अमेरिका जिस तरीके से रिसीड कर रहा था, लेकिन जो कुछ ऐसे इन्होंने एक्शंस लिए जिससे खुद को तो डैमेज इन्होंने किया, ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल ट्रेड को जो डैमेज किया, जो फ्री मार्केट की बात हो रही थी, जो WTO का था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, उन चीज़ों को जिस तरीके से उसके पुरखे उड़ा दिए गए इनकी तरफ से, तो ये कोई छोटी चीज़ें नहीं। तो इसका जो रिएक्शन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, किसी भी जगह से कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। और एट द एंड ऑफ द डे आपने कहा कौन पहले ब्लिंक करेगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लिंक कर चुके हैं और उनके ब्लिंक करने का ही नतीजा है कि ये 90 दिन का जो पॉज आया। जब पहले इन्होंने ये इकदाम अनाउंस किए, ऑल्दो एंटिसिपेटेड था, लेकिन जो ग्लोबल रिएक्शन था वो शायद इन्होंने प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। एशिया की स्टॉक मार्केट्स, यूरोप की स्टॉक मार्केट्स, यूके की स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, इवन के पाकिस्तान में भी जो मुल्क उस तरीके से लिंक नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, 5000 पॉइंट से ज्यादा हमारा जो इंडेक्स है वो गिर चुका है। अभी भी कोई 1,14,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी कोई 1335 पॉइंट्स की उसके अंदर जो है वो कमी हुई है। इसमें अगर फाइनेंशियल टाइम्स जो एक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है उसके जो वर्ड्स हैं, अगर मैं इसको सिर्फ इसको रिप्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आर्टिकल छप रहे हैं दुनिया भर में इस इशू के ऊपर। उनका ये एक ज़बरदस्त एक जुमला मुझे लगा। उन्होंने लिखा कि इन्वेस्टर्स बिगेन टू फ्रेट ओपनली अबाउट द US having compromised its haven status amid concerns that two of the most reliable buyers of US debt, Japan and China, might sell treasuries or help or tap the brakes on future purchases. पहले जब कभी क्राइसिस आता था डेट मार्केट के ऊपर, इक्विटीज मार्केट के ऊपर, तो जो US डेट होता था एक सेफ बेट उसको समझी जाती थी। इस दफ़ा उसके अंदर भी फॉल आया। इनका जो 10 साल जो बॉन्ड है उसका जो ट्रेजरी रेट है वो 4% से भी नीचे गिर गया। और ये वो मौका था जहाँ पे गालिबन फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको रीअसेस किया और उन्होंने कहा जी कि मैं 90 दिन का पॉज कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी दोनों जो चीन और अमेरिका, उसके हवाले से उन्होंने स्टैंड ऑफ लिया हुआ है, क्योंकि बाकी मुल्कों के ऊपर तो उन्होंने 90 दिन के लिए भले उसको होल्ड कर दिया जो इजाफी ड्यूटी आयद की थी, लेकिन चीन के हवाले से जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो भी उन्होंने इकदामात लिए हैं तो जो प्रेसिडेंट शी हैं वो उनको पहले रीच आउट करें। लेकिन दूसरी तरफ चीन कह रहा है भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं ना कि लेस इज मोर। अब 2 अप्रैल को अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन किया, उसके बाद तवातुर से दिन में 4-5 मरतबा वो बातचीत करते हैं। ऑन दी अदर हैंड चीन का एक स्टाइल आपको पता है बड़ा डिफरेंट है। इस सारे अरसे के दौरान आज पहली मरतबा
जो चीन के सदर हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका स्टेटमेंट सामने आया है और उसमें बड़ी उन्होंने नबी तुरी बात की। उन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। दूसरा, जो चीन की तरक्की है वो दूसरों के टुकड़ों पर हमने हासिल नहीं की, हम सेल्फ रिलायंट है और अपने अवाम को उन्होंने अश्योर किया कि इर्रिस्पेक्टिव कि बैरूनी दुनिया क्या करती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो तरक्की का मार्च है वो अपनी जगह पे जारी रहेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, आपने खुद कहा कि अमेरिका इज नाउ अ रिसीडिंग पावर, जो दुनिया का दूसरा बड़ा ब्लॉक कह सकते हैं वो यूरोपियन यूनियन है, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को वो करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन और चीन मिल करके एक ऐसा जस्ट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ग्लोबल ऑर्डर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि इसके नेगेटिव जो फॉल आउट हैं उनको उससे बचा जा सके। और बड़ा कैलकुलेटेड जो मूव है वो चीन की तरफ से सामने आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब चीन के सदर कहते हैं कि हम तो किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन ये बात हम बहुत से जो दूसरे ममालिक हैं और पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कह सकते। हमारा जो पॉलिसी रिएक्शन जिस तरीके से आया है उस पर बात करते हैं, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन की आपने बात की, ईयू ने भी इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। उन्होंने इनिशियली 10 से 25% एडिशनल ड्यूटीज इंपोज की हैं। इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन ने उन्होंने ये ओपनली वार्निंग दी है कि अगर इक्वल बेस के ऊपर जो इनके साथ कोई डील नहीं होती तो यूएस की जो डिजिटल सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूरोपीय यूनियन उसको वो टैक्स करेंगे। और ये इसका मतलब गूगल के ऊपर टैक्स लगेगा, फेसबुक के ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये बात बहुत आगे चली जाएगी। तो लग तो ऐसे रहा है कि शायद वक्ती तौर पर जो इसमें एक रिट्रीट किया है उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और किस हद तक ये लोग तो कह रहे हैं कि डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। देखिए जी, 2-3 चीजें तो बड़ी क्लियर होगी ना कि ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, ऑयल प्राइसेस कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन के ऊपर है। अब थोड़ा बहुत वो $64 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड है, जो बेंचमार्क प्राइस होती है, वो $64 के आसपास चल रही है। जो टेक्सास क्रूड है उसकी प्राइस $60 के आसपास है। और जिस तरीके से अगर रिसेशन होती है तो उसके जो इंप्लीकेशंस तमाम ममालिक के लिए होंगे, उसमें फिर इवन के चाइना भी नहीं बचेगा। चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है ना वो एक्सपोर्ट लेड था। चाइना ने जो अपने रिजर्व्स बिल्ड किए, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो चलाया, उन्होंने माल को अपने को एक्सपोर्ट करके, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट्स उनकी कम है। अमेरिका का दूसरा केस है। अमेरिका की टोटल उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो 4 ट्रिलियन के आसपास है, उनकी 4.2 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की वो अराउंड 3 ट्रिलियन, तो 1.2 ट्रिलियन का उनका एक डेफिसिट है। अब जो बात आप कर रहे थे पाकिस्तान से पहले जो आपने बात की ना कि चीन ने एक जो काम किया है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी, लेकिन 2018 में ही उनको ये सिग्नल मिल गया था कि उनको पता था कि जैसे ही चीन की राइज होगी और अमेरिका उनको रोकने की कोशिश करेगा, तो अगर आप ओवरऑल देखें, कहा यह जाता है कि 2018 के मुकाबले में चीन अब बहुत ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड है। अगर आप ओवरऑल देखें कि वो कहते हैं कि 15% उनकी जो टोटल जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट का बरामदात का हिस्सा है, और उसमें से भी जो लेस देन 20% है, लेस देन 15% कहते हैं कि अब अमेरिका का एक्सपोर्ट्स के अंदर शेयर है। तो ऑलरेडी वो काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है कि इन केस ऑफ एनी ट्रेड वॉर विद यूएस ताकि उसको काउंटर कर सकें। अब बात देखिए उसमें एक चीज और जो अमेरिका से रिलेटेड है ना इनकी और चाइना की, चाइना का एक इम्पैक्ट तो आ रहा है ओवरऑल। जो कंसर्न बनेगा ना, अगर देखिए 145% के ऊपर तो चीज वहां पे इनके लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना। वो जो बायर है उसकी वो कैपेसिटी नहीं होगी कि अगर $100 की चीज है तो $245 के ऊपर वो जाके खरीद रहा है। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। उसका जो नुकसान होगा वो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि चीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एशिया का जो इंजन है प्रोडक्शन का फैक्ट्री का, वो चाइना है। तो वो फिर उन्होंने दूसरी मार्केट्स की तरफ रुख करना, इसमें पाकिस्तान भी आता है। तो हमारा चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी उसको चाइनीज गुड्स को एडिशनल को इंपोर्ट करने की है कि नहीं है, वो एक सेपरेट चीज। हमारी कैपेसिटी खैर इतनी ही नहीं है। कामरान, जब ये सारा इशू है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा प्रॉम्प्टली इसके ऊपर उन्होंने 2 कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की। एक उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी बनाई जिसकी सरबराही उन्होंने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब को दी। एक उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया जो टेक्निकल लेवल का था, उसमें जवाद पॉल जो सेक्रेटरी कॉमर्स है उनको हेड बनाया। और दोनों कमेटीज के अंदर जो पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे यूएस के और बाकी जो ट्रेड एक्सपर्ट्स थे उनको शामिल किया। कमेटियों ने, इन दोनों कमेटियों ने अपनी जो मीटिंग्स थी की और कॉन्स्टेंटली, और ये एक फिर इन्होंने एक जो रिकमेंडेशन थी, सेट ऑफ रिकमेंडेशन, ये प्राइम मिनिस्टर के पास 2 दिन पहले लेके गए जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी। बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त ये चाह रहा है कि तकरीबन 55 के करीब जो अशिया है उनके ऊपर अमेरिका को ये ड्यूटी रिडक्शन ऑफर करेगा। वो सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं होगी, चूंकि WTO के मेंबर हैं, वो बाकी ममालिक के लिए भी एप्लीकेबल होगी।
इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ये जो रेट्स होंगे, जो रिड्यूस रेट्स होंगे, ये बाय एंड लार्ज वही होंगे जो इस वक्त चाइना को अवेलेबल है, जो फ्री, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो रेसिप्रोकल है। ये जो इनको ऑफर करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफर नहीं करने जा रहे। जो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज 29% लगाई है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके ऊपर भी पॉज है, उसके अगेंस्ट ये जा रहे हैं। एक चीज किस हद तक इसमें वो कैप्चर कर सकता है पाकिस्तानी मार्केट, यानी ये तो बात की बात है। दूसरा इसके अंदर ये है कि इनको मार्केट एक्सेस बढ़ाने की बात करेगा पाकिस्तान, जो इनकी अभी तक इनकी पॉलिसी, इनकी प्रिस्क्रिप्शन है। अब अमेरिका से पाकिस्तान 3-4 बड़ी चीजें इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे इनका कॉटन आती है, सोयाबीन है, और 1-2 और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही है। अमेरिकन इंपोर्ट टू पाकिस्तान इज अराउंड $2.4 बिलियन, डिपेंड करता है साल के ऊपर। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स टू यूएस है वो $5.5 बिलियन के दरमियान वेरी करती है। हमारा $3 अरब का ट्रेड सरप्लस है। तो इंटरनल डिस्कशन ये थी कि ये जो $3 अरब है इसको हम कुछ कम कर लेते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट करने चले, थोड़ी महंगी से ही अमेरिका से ले लो। फिर इसी तरीके से कुछ और प्रपोजल्स थे। बट जो डिस्कशन के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग्स हुई, जो जराए बता रहे हैं, उसमें ये पॉइंट आया कि चूंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को एक्सपेंसिव पड़ेंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अच्छी खासी पड़ जाती है अगर वो किसी और कंट्री से पाकिस्तान चीज इंपोर्ट करता है, तो हम पाकिस्तान जो है अपनी इंडस्ट्री को वो अनकम्पैरेटिव नहीं कर सकता, और इसलिए ये कोई इतना कोई आसान नहीं होगा। तो फिर हो सकता है जो निगोशिएशंस हो फिर वो जाए नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंटरनेट को स्लो किया हुआ है, पाकिस्तान ने एक्स जो ट्विटर है एलॉन मस्क की जो कंपनी, उसको पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, वो थ्रू प्रॉक्सी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म की कुछ और चीजें और बेसिकली ये ट्रंप ने एज अ वेपन के तौर पर टैरिफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाकी चीजें हैं, जो नॉन ट्रेड और इस तरह की चीजें, वो भी निगोशिएट करना चाहते हैं। तो वो पैकेज ही निगोशिएट का टूल है। और ये पहले वो कह चुके हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव डील जिस भी कंट्री से करना। पाकिस्तान उस तरीके से फ्रैंकली हमारी वो पोजीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। इवन के हम अगर देखें ना कि हमारा जो $3 बिलियन का डेफिसिट, हमारा सरप्लस उनका डेफिसिट है, तो 33rd बनता है नंबर। जो 60 ममालिक के साथ डेफिसिट है अमेरिका का, उसमें हमारी 33वीं पोजीशन। लेकिन उसमें एक चीज जो पाकिस्तान के लिए पोटेंशियली नेगेटिव फॉल आउट तो है ही है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है। चलें, अभी इजाफी जो टैरिफ है वो तो 90 दिन के लिए किया गया है। सिवाय भारत के अलावा बाकी जितने रीजन के कंट्रीज थे, लेट से बांग्लादेश, वियतनाम, जो कंबोडिया वगैरह, जिसके साथ डायरेक्ट पाकिस्तान का कंपटीशन था टेक्सटाइल के शोबे में, उन पर ज्यादा ड्यूटी उन्होंने आयद की थी। तो एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि ये भी है सिर्फ। लेकिन इसके ऊपर कामरान तबाद लैब की जो एक रिपोर्ट है, मुशर्रफ ज़ैदी का थिंक टैंक है, उसके बड़े उन्होंने कहा कि ये जो वो ममालिक जो होते हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को कैच कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ है, क्या हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, क्या हमारे जो ओवरऑल दूसरी कॉस्ट है वो इतनी कम है कि हम कंपीट कर सकें। ये एक डिबेटेबल चीज है कि हम उसे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। नाज़िर, तबाद लैब की ही रिपोर्ट है कि अगर ये टैरिफ्स इन प्लेस हो जाते हैं 29% एडिशनल ड्यूटीज पाकिस्तान के ऊपर, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो तकरीबन इस वक्त $5-5.5 अरब के दरमियान वेरी करती हैं, उसको कितना नुकसान होगा। जो तबाद लैब की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक कोई $564 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगले माली साल में 2025-26 में। ये छोटी रकम नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इतनी बड़ी भी नहीं है। बट उन्हें जो दूसरी चीज है, उनका जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, जिसकी अनलाइकलीहुड है होने की, ये जो लॉस है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का, ये $2.2 बिलियन तक भी बढ़ सकता है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और पाकिस्तान क्या इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा सकता है, या ट्रेडिशनली हमारा जो एक रवैया रहा है और हमारी जो अप्रोच रही है कि हम करने की कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमें 2 एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।